से दोस्तों स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल, विश्व भूगोल के अगले अध्याय में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब कि सर पृथ्वी के भीतर अंदर जाने पे पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के भीतर अंदर जाने पे जो भी चीज़ पाए जाते हैं उसकी संरचना का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। और आज हम जानेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की ओर। तो दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के किसी सतही भाग के अंदर खुदाई करते करते नीचे तह तक जाते जाते यहाँ मिलने वाले मिनरल्स यानी खनिज और भी मेटल, नॉन मेटल या एलिमेंट बोल दो सीधा, एलिमेंट्स, इन सभी की जानकारी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि गहराई घटने पे ऑक्सीजन कमने लगता है और ऑक्सीजन घटने के कारण मनुष्य सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है और वहाँ बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो पृथ्वी यानी वातावरण के ऊपर या फिर पृथ्वी के सतह के अंदर, दोनों कंडीशन में ऊपर या नीचे जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा कमती है। तो सर इतना अंदर गहराई तक जाना संभव नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने कैसे पता किया कि पृथ्वी के सतह में क्या क्या है और वो सतह कितनी दूर तक है। तो इसके 3 प्रामाणिक स्रोत उन्होंने निकाले कि 3 स्रोत थे। तो पहले उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या 6387 किलोमीटर, ये वाला लगभग 64 बोल सकते हैं, 6400 और किलोमीटर आकलन किया। और आर्कटिक महासागर जो ऊपर है नॉर्थ पोल पे, यहाँ एक जगह है कोला। ये क्वेश्चन ही समझ जाइएगा कि आर्कटिक महासागर का एक जगह है कोला, जहाँ 12 किलोमीटर तक गहराई तक खोदा गया है। और ये सबसे ज़्यादा गहराई तक खोदा गया क्षेत्र है। गहराई तक खोदना का जानते ही होंगे, डिग खोदा गया क्षेत्र है। तो चलिए सर, हम बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने किन किन स्रोतों के आधार पे ये पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या क्या है। तो पृथ्वी के अंदर आपको पता होगा, हमने जब महाविस्फोटक सिद्धांत बताया था तो बोला, मान लीजिए ये हाइड्रो बम है, आग लगा दिए और ये फूटा तो ये टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया, कहीं कुछ कहीं कुछ। सर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमने बोला था कि अत्यधिक ताप और अत्यधिक घनत्व को यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी जो पृथ्वी और पृथ्वी के जैसे जो अन्य ग्रह हैं, ये ताप, दाब और घनत्व अभी भी झेल रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। और ये 3 चीज़ें अप्राकृतिक या कृत्रिम कृत्रिम नहीं, अप्राकृतिक स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी देते हैं। तो ये तो अप्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हैं? ज्वालामुखी, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं। तो पहला टाइप का स्रोत ये हो गया। और दूसरा टाइप का स्रोत होता है प्राकृतिक, जिसमें ज्वालामुखी, सुनामी, ये सभी कारक होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है। और सर पृथ्वी के अंदर यानी कि पाए जाने वाले खनिज
प्राकृतिक स्रोत हैं, ये सभी बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए सर हम आज डिटेल से जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को। चलिए दोस्तों, ऊपर हमने एक चित्र बनाया है। ये चित्र हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, यानी कि सबसे ऊपरी सतह जो है, सतह से जैसे ही हम नीचे खुदाई करना शुरू करते हैं और 0 से 30 किलोमीटर तक खुदाई करते हैं, तो सबसे ऊपरी परत जो कि मिट्टी का बना हुआ परत है, फिर मिट्टी के नीचे नीचे आते जाएंगे, तो सर इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं सर? क्रस्ट। किसको? इस पार्ट को सर हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और ये टोटल वॉल्यूम यानी टोटल आयतन का 0.5% एरिया छेके हुए हैं। 0.5% एरिया कहने का क्या मतलब है सर कि आप अभी तो समझा रहे हैं, जगह नहीं बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे सर अगर ये पूरा का पूरा अर्थ है, अगर ये पूरा का पूरा अर्थ है, तो इसका 0.5% छेकने का क्या मतलब है सर कि इसकी गहराई में हमने केवल इतना जगह छेका है, अभी केवल इतना जगह छेका है। और यही पार्ट क्रस्ट है। अब क्रस्ट में क्या क्या मिलता है वो हम डिटेल से जानेंगे, पहले हम परत को जान लेते हैं। तो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई पे हमको क्रस्ट मिलता है और ये 5.5% का आयतन यानी वॉल्यूम छेका रहता है। मेंटल के 2 परत हम लिख दिए हैं। क्रस्ट के बाद पृथ्वी का आंतरिक सतह है मेंटल, जो 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आता है। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल भी 2 भागों में हम मेंटल को बांटे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सर 3 भाग होते हैं, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड या कोर। तो क्रोड या कोर क्या होता है? सबसे अंतिम या सबसे निचला। आप गहरा करते करते जब अंतिम छोर पे पहुंच जाओगे तो उसको हम लोग क्रोड या कोर बोलते हैं, और इसको सेंटर क्रोड बोलते हैं। सेंटर क्रोड। आंतरिक और बाह्य कोड यानी कि क्रोड, यानी कि क्रोड के ऊपर का भाग और क्रोड के नीचे का भाग। आंतरिक इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं, जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं आप अंदर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए आंतरिक बोला गया है। और क्रोड टोटल 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। इसके 2 भाग हैं, बाह्य को 5150, आंतरिक 5150 से 6371 किलोमीटर है, यहाँ लिखा गया है। ये सभी गहराई है। क्या है सर? अंदर आने पे गहराई है। कि जैसे कि हमने ऊपरी मेंटल लिखा है, तो अब मान लो कि ये मेंटल है, इतना आयतन छेका है ये मेंटल ने, ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर ये को, इस तरह से आयतन छेका हुआ है। अब हम आते हैं डेंसिटी पे कि घनत्व अंदर जाने पे क्या होता है। तो सर आंतरिक घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे आने पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पे घनत्व क्या होता है। तो घनत्व यानी डेंसिटी ऑलवेज बढ़ेगा, जितना नीचे आएंगे डेंसिटी उतना बढ़ेगा। तो सबसे ऊपर घनत्व सबसे कम होगा, वाजिब सा बात है। तो कितना रेंज है? 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपरी मेंटल का इतना है और निचली मेंटल का इतना है, कितना? 3.3 से 5.5, 5.5 से 10। बाह्य क्रोड का 12.3 से 13.3 और अंतिम आंतरिक क्रोड का 13.3 से 13.6। एवरेज की बात करें तो क्रस्ट का, ये क्रस्ट का है और ये क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी होता है 2.7। किसका? इतना दूर का सर, इतना दूर का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल का एवरेज होता है 3.5 यानी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद होता है बाह्य या आंतरिक क्रोड, और बाह्य और आंतरिक क्रोड या कोर का होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो अभी सिर्फ डाटा है, इसको और डिटेल से हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये डाटा आप लोग ज़रूर लिखिए और इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये डाटा कभी कभी आपको एवरेज डेंसिटी पूछा जाता है। ये वाला रेंज नहीं पूछा जाता है, तो हम रेंज सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिए। आप चाहे तो इसको मिटा सकते हैं। एवरेज डेंसिटी पूछा जाता है, तो एवरेज डेंसिटी आपको याद रखना है। वॉल्यूम पूछा जाता है कि किसमें कितना है, तो टोटल मेंटल, ये टोटल पार्ट है सर, ये मेंटल का ये 83% है। कितना?
83% जगह छेका हुआ है और इसने 16% जगह छेका है, किसने, क्रोड ने। और ये 0.5% जगह छेकता है टोटल वॉल्यूम का। तो दोस्तों हम एक स्थलाकृति, एक हम इमेज बनाए हैं स्थलीय सतह और महासागरीय सतह का। मतलब सर आप ऐसा जगह जहाँ समुद्र के पास अभी कभी जाते होंगे तो आप वहाँ देख रहे होंगे कि चलिए ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पर जैसे ही आप समुद्र होता है सर, इस सरफेस के जस्ट बाद पानी शुरू हो जाता है। सतह और पानी का एक विभाजनीय भाग रहता है जहाँ पानी और सतह एक दूसरे को अलग करती है। तो वो सब पे अभी नहीं जाना है, वो क्या होता है। मान लीजिए एक स्थलाकृति है जहाँ आप किसी समुद्र के बगल में हैं। मान लीजिए आप उड़ीसा में हैं और यहाँ पे आप हैं, तो आप समुद्र तट पे हैं। तो समुद्र तट पे आप अगर समुद्र के अंदर नीचे गहराई में जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। नीचे गहराई में सर जिस तरह आपको ज़मीन के ऊपर पर्वत पठार दिखते हैं, उसी तरह महासागर के नीचे भी पर्वत, गहरा स्थान और पठारी क्षेत्र होता है, इस टाइप के। तो आपको जिस तरह ऊपर पर्वत, ये पठार, ये पर्वत शिखर आपको दिख रहा है, ये संपूर्ण पर्वत श्रेणी दिख रहा है। तो सर आप अगर ऊपर से गड्ढा करते चले जाओ और लगभग 33 km तक गड्ढा करो, 33 km एवरेज गड्ढा करते जाओ ज़मीन के नीचे अगर आप 33 km तक गड्ढा कर दो, इस तरह की आकृति बना दो, और आपने इतना गड्ढा कर दिया सर, इतना गड्ढा किया ज़मीन के अंदर इस टाइप की आकृति से, कितने किलोमीटर सर, 33 किलोमीटर, कितने 33 किलोमीटर। कहाँ पे, स्थलीय सतह पे। कहाँ सर, स्थलीय सतह पे। तो आपने किसको खोद डाला, तो आपने क्रस्ट को खोद डाला है। अभी आपने क्रस्ट की सीमा को पार कर लिया, इस छोर से इस छोर क्रस्ट पार कर लिया। लेकिन महासागरीय सीमा अभी भी पानी है, महासागरीय सीमा में अभी भी पानी है। तो महासागरीय सीमा आप गड्ढा कब करोगे, जब आप तह में उतर जाओगे। तो महासागरीय में आप गड्ढा अगर करना भी होगा तो क्रस्ट के नीचे आने के लिए आपको 5 किलोमीटर मात्र गड्ढा करो, तो आप क्रस्ट के पार्ट को गड्ढा कर दोगे। क्रस्ट के पार्ट को, क्योंकि ज़मीन इसका यहाँ से तो शुरू ही है, ज़मीन इसका यहाँ से तो शुरू ही है पानी के अंदर। तो हमारा कहने का क्या मतलब है सर, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं आप खड़े हैं जहाँ पानी और मिट्टी दोनों समान रूप से है, तो आपको सतह जो होता है, स्थलीय भाग जो होता है, आप देख रहे होंगे वो हमेशा समुद्री सतह से बहुत ऊपर रहता है। आपने एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ी होगी, 8,848, कहीं कहीं 50 मीटर। तो ये समुद्र तल से होता है सर, इस सतह से, यहाँ से नहीं, यहाँ से 8,000 नहीं, ये इस सतह से, यहाँ से 8,000 होता है। समुद्र सतह से नापा जाता है पृथ्वी के उच्चावच को, पृथ्वी से ऊंचे किसी स्थान को। तो क्रस्ट के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तो पहले 2 पॉइंट निकला। पहला पॉइंट क्या निकला सर, ये स्थलीय भाग में इसकी गहराई कितनी है, 33 किलोमीटर। स्थलीय भाग में इसकी गहराई है 33 किलोमीटर, जबकि महासागरीय भाग में गहराई कितनी है, महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर। यानी 5 किलोमीटर आप यहाँ गड्ढा कर दो या 33 किलोमीटर यहाँ गड्ढा कर दो, आप क्रस्ट को पार कर जाओगे। अब आते हैं एवरेज घनत्व। तो हम बोल चुके हैं कि क्रस्ट का एवरेज घनत्व 2.7 ग्राम पर cm³ होता है, ग्राम पर cm³ होता है। और सर ये पूरे पृथ्वी का टोटल, यानी कि आपने अभी मात्र 33 किलोमीटर गड्ढा किया है, आपको कितने त्रिज्या तक गड्ढा करना है सर, कितने त्रिज्या तक, लगभग 6400 किलोमीटर। कितना परसेंट है, 64 का आधा 32, यानी कि 0.5%। परसेंटेज निकाल लो कि 6400 का 33 किलोमीटर कितना परसेंट होता है, तो 0.5%। तो आयतन कितना छेका है सर,
आयतन 0.5%, 0.5%। तो तीन मुख्य फैक्ट तो अब आ गए। अब क्रस्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एलिमेंट मिलते हैं, क्रस्ट किसका बना होता है, चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है जो स्थलीय सतह से लगभग कितना किलोमीटर की गहराई तक है। ये गहराई है सर लगभग एवरेज 33 किलोमीटर। कहाँ पे? महासागरीय सतह पे। ये महास्थल है ना, स्थलीय सतह पे। महासागर पे तो 5 ही होता है, हम स्थलीय सतह की बात कर रहे हैं। तो सर अब आने वाले तत्व या खनिज जो मिला है इसके आधार पे क्रस्ट को जो बांटा गया है सर वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है सियाल और दूसरा है निफे। दूसरा है सीमा। क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी के भूमि के ऊपर का सतह, भूमि के ऊपर का सतह, ऊपरी सतह, इसको बोलते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट। तो ये तो नाम है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी भूपरपट्टी भी पूछ देता है, इसलिए इसको रखना जरूरी है। तो आने वाले खनिज, ये आने वाला जो भाग है वो है इस खनिज के आधार पे। तो खनिज के आधार पे का क्या मतलब है कि जो तत्व मिलते हैं आपको क्रस्ट में, क्रस्ट के आंतरिक सतह में, क्रस्ट के आंतरिक सतह में जो भी तत्व मिलते हैं सर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आंतरिक सतह में जो तत्व मिलते हैं, तो आंतरिक सतह में सर इसमें दो परत है। पहले परत में मिलता है सियाल, दूसरा परत में मिलता है सीमा। तो सियाल और सीमा क्या होता है? सियाल होता है सर सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सर आपको इसके ऊपरी परत यानी कि आपको अब क्रस्ट के दो भाग होंगे जिसको बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट और निचले भाग को बोलेंगे निचली क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट में मिलने वाला तत्व है सिलिकॉन एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसको सियोल बोलते हैं। और फिर सीमा बोलते हैं इसके निचली क्रस्ट को जहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये दो तत्वों से मिल के बनता है सियाल और सीमा। ऊपरी क्रस्ट में मिलता है, ऊपरी क्रस्ट में, और ये निचली क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट में मिलता है सियाल, निचली क्रस्ट में मिलता है सीमा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सियाल के बारे में, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सियाल में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा कौन से तत्व मिलते हैं, तो आप मारिएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसीलिए इसका नाम सियाल पड़ा है। अगर चट्टान की बात करें किस प्रकार के चट्टान में ये सियाल पाए जाते हैं, तो ये होते हैं सर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो आने वाले चैप्टर में हम चट्टान पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाले चट्टान। तो ये है आग्नेय चट्टान के रूप हैं। आग्नेय चट्टान का रूप कौन सा है? ग्रेनाइट। तो सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? ग्रेनाइट में। सभी क्वेश्चंस ही हैं, आप इतना ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि ये पॉइंट क्वेश्चंस ही है एग्जाम के लिए। तो आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम, आपको गहराई पूछा जाए कि किस गहराई तक मिलता है सियाल, तो चूँकि आपको 30 किलोमीटर है, 0 से 30 km तक आपको सिलिकॉन की रेंज है। तो सिलिकॉन तो और नीचे लगभग 500 किलोमीटर तक सिलिकॉन मिलता है, इसीलिए नीचे सीमा भी रखे हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन तो 500 तक मिलता है, एल्युमिनियम ऊपर से 30 किलोमीटर तक, फिर मैग्नीशियम मिलता है, तो सियाल के बारे में इतना ही फैक्ट जानना बस काफ़ी है। चलिए दोस्तों, दूसरा है सीमा। दूसरा क्या है दोस्तों? सीमा। हमने बोला इसमें क्या क्या रहता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता रहती है। और ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है? ये निचली क्रस्ट है, तो ये लगभग 30 से 300 या 500 तक बोलो, मैग्नीशियम नहीं, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। और इसके नीचे मैग्नीशियम और नीचे तक मिलता है। और किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है ये? तो बेसाल्ट चट्टानों में। क्या होता है बेसाल्ट, क्या होता है आग्नेय, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसाल्ट चट्टानों में मिलता है और ये जस्ट सियाल के नीचे मिलता है।
जस्ट सियाल के नीचे हमको मिलता है सीमा, और ये बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस बार बार आएंगे कि सियाल किन चट्टानों में मिलता है, सीमा किन चट्टानों में मिलता है, और इसके अलावा सियाल और सीमा में डिफरेंस कभी कभी पूछ दिया। तो दोस्तों अब हम फिर आते हैं कहाँ, वो वाला फोटो पे। ये तस्वीर पे जहाँ हमने स्थलीय और महासागरीय क्रस्ट के बारे में जानकारी दिए थे। तो सर स्थलीय और महासागरीय, तो अभी हमने बोला कि सियाल और सीमा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम किस प्रकार के चट्टानों में है, ग्रेनाइट, और दूसरा है आपको सीमा, इसमें होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और ये होता है बेसाल्ट चट्टानों में। तो एग्जाम में और थोड़ा डीपली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाता है क्या कि स्थलीय सतह पे, क्रस्ट के स्थलीय सतह पे, अभी हम क्रस्ट ही पढ़ा रहे हैं, पॉइंट 1 हम मिटाए नहीं हैं, पॉइंट 1 क्रस्ट ही पढ़ा रहे हैं। तो स्थलीय सतह जो होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों का बना रहता है, जबकि महासागरीय, नीचे जो महासागरीय जो उच्चावच है, जो पठार पर्वत हैं, ये सभी बने रहते हैं बेसाल्ट चट्टानों के। और ये टोटल का टोटल क्रस्ट में क्या दो गो चट्टान होंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चट्टानों की जानकारी हम इसके जस्ट बाद देंगे ज्वालामुखी पढ़ाने के बाद। तो आपको स्थलीय में ग्रेनाइट और महासागर में बेसाल्ट, महासागरीय संरचना के नीचे बेसाल्ट चट्टान मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम क्रस्ट में पढ़ेंगे आने मिलने वाले तत्वों के बारे में कि भूपर पट्टी पे कौन कौन से तत्व और उनका कितना परसेंटेज है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको हम बता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको महासागरीय यानी सतह यानी बेसाल्ट चट्टानों और स्थलीय यानी ग्रेनाइट चट्टानों के बाद क्रस्ट में इन दोनों चट्टानों या इन पूरे सतह पे, इस पूरे सतह पे मिलने वाले तत्व, मिनरल्स और तत्व। तो 4 तत्व, 3 तत्व तो हम आपको बढ़ा ही चुके हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, 3 तत्व यानी एलिमेंट तो दिख ही रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व और कितने परसेंटेज में मिलते हैं, आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रस्ट में मिलने वाले तत्व, इंपॉर्टेंट तत्व उसी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना है, 46.8%। हम बोले थे क्या कि पृथ्वी के सतह के नीचे या ऊपर जाने पे ऑक्सीजन घटता है। तो चूंकि अभी हम ऊपरी परत पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन 46.8 है, नीचे आने पे ऑक्सीजन घटता है, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी पे ऑक्सीजन केवल 30% है। सिलिकॉन चूँकि सियाल और सीमा दोनों ऊपरी क्रस्ट पे हैं, ऊपरी क्रस्ट पे हैं, तो सिलिकॉन ऊपरी क्रस्ट यानी पूरे संपूर्ण क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पूरे पृथ्वी नीचे की परत पे भी आ जाए, क्रोड मेंटल पे मिला के एवरेज 15% है। इसी तरह एल्युमिनियम 8.1 12% संपूर्ण पृथ्वी पे। संपूर्ण पृथ्वी पे कहने का क्या मतलब है, क्रस्ट के नीचे आ जाओ मेंटल, मेंटल के नीचे आ जाओ कोर, और इस तीनों का एवरेज है, इस तीनों का एवरेज है संपूर्ण पृथ्वी पे। जबकि हम अभी सिर्फ क्रस्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो लोहा क्रस्ट में सबसे कम होता है, ऊपर से सबसे कम कहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी के मुकाबले ये 35% मिलता है। नीचे निफे होता है कोर में, जिसमें कि निकेल और फेरस बहुत मात्रा में होता है, और ये लोहा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। कब हम अगर और गहराई तक आएंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले मेंटल फिर कोर, तो पता चल जाएगा। और मैग्नीशियम 2.0%, ओवरऑल 13% होता है। याद रखने वाला क्या क्या है, पहला ऑक्सीजन आपको क्रस्ट और पृथ्वी पे कितना मिलता है। दूसरा एल्युमिनियम मेटल है, पता है ना, एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल क्या है क्रस्ट में, ऊपरी परत में, तो वो है एल्युमिनियम। पूछा जाता है क्या कि पृथ्वी के ऊपरी परत में, क्वेश्चंस है कि पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा मिलने वाला धातु तत्व, धातु को ही मेटल बोलते हैं, धातु तत्व क्या होता है, तो वो होता है वो होता है एल्युमिनियम। जबकि सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व वो होता है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले भाग के बारे में, और वो भाग है दोस्तों मेंटल। इसको बोलते हैं आवरण, इसको क्या बोलते हैं, आवरण।
यानी ये बस सीधा क्रस्ट के नीचे का भाग होता है। अगर ये क्रस्ट है इतना दूर, तो ये क्रस्ट के नीचे का दो भाग है जिसको ऊपरी मेंटल निचली मेंटल बोलते हैं। तो ये 200 से लगभग 200 से 2900 किलोमीटर तक, यहाँ तक 200 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई है। पृथ्वी को अगर और गहरा किया जाए तो 200 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल का एरिया आता है। मेंटल के आवरण आप उसको घेरे रहते हैं। और ये पृथ्वी का टोटल 83% आप निकाल लो, 64 का 3000 किलोमीटर लगभग 50% होता है। ये तो इसका रेडियस है, नहीं एरिया, वॉल्यूम का, रेडियस का थोड़े निकालना है। ये टोटल वॉल्यूम का 83% छेका रहता है। वॉल्यूम का निकालना है, रेडियस का नहीं। तो 83% ये पूरा पार्ट पृथ्वी के गहराई में 83% मेंटल से छेका हुआ है। किससे? मेंटल से। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो हम बोल चुके हैं इसका डेंसिटी कितना है, 3.5 ग्राम पर CM³ से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। जितने पॉइंट हैं ये सभी बेसाल्ट चट्टानों के, ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ये बेसाल्ट चट्टानों से इनका घनत्व इतना है। तो ये जो मेंटल है क्रस्ट के नीचे, तो क्रस्ट भी ऊपर ग्रेनाइट चट्टानों से शुरू हुआ, बेसाल्ट चट्टानों पे ख़त्म हुआ। ग्रेनाइट से शुरू हुआ, नीचे बेसाल्ट पे ख़त्म हुआ, और ये बेसाल्ट चट्टान अभी और गहराई तक मिला। ये जो नीचे का पार्ट है ना, यहाँ पे मेग्मा, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो निकलता है लावा, उसको मेग्मा बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के। तो ये लावा वाला क्षेत्र होता है नीचे गहराई पे, और यही ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान निर्माण करते हैं। इसमें अगर एलिमेंट की बात की जाए तो क्या क्या मिलता है, तो ऊपर वाले परत में हमने बोला था सीमा खत्म होता है कहाँ, निचली परत में। तो ये मैग्नीशियम, और नीचे मिलता है सर फेरस, निकेल। तो ये फेरस का परत ऊपर शुरू हो जाता है, यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। तो मेंटल में मैग्नीशियम और फेरस आपको मिलते हैं, और कुछ मात्रा में सिलिकॉन। तो ये 3 एलिमेंट मेंटल में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सियाल सीमा और नीचे कोर वाला परत है निफे, जिसको आप पता होगा कि सियाल सीमा और निफे। तो मेंटल में कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन अगर तत्व की बात की जाए, सिलिकॉन, लोहा और आयरन, ये 3 चीज़ें बहुत मात्रा में मिलती है। अगला है कोर। तो कोर सर क्या है? ये सबसे निचला पार्ट है सर। ये जो कोर है, ये कोर सबसे निचला पार्ट है। तीन परत है पृथ्वी के ऊपर से। इन तीन परतों में जो सबसे निचला परत है ये वाला, इसी को बोलते हैं कोर या क्रोड, कोर या क्रोड। ठीक है, तो ये सबसे निचला परत होता है। इतना तो आपको अब पता चल गया होगा। और इसमें एक एलिमेंट के आधार पे सीमा मिलती है, वो है निफे, जिसका फॉर्मूला निकेल और फेरस की अधिकता होने के कारण निफे बोलते हैं। तो इस परत में 2 प्रमुख तत्व निकेल और फेरस है। लोहा की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको कहाँ मिलती है? तो आपको निफे यानी कि कोर में मिलती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होने के कारण इसे केंद्र मंडल कहा जाता है। ये सबसे आंतरिक परत होने के कारण ये सेंटर से होके गुजरती है, इसका रेडियस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्र मंडल। ठीक है, अब आते हैं इसके डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में तो वो है 13%, डेंसिटी 13% नहीं, डेंसिटी है 13 ग्राम पर CM³। जबकि कितना वॉल्यूम छिका हुआ है? 16%। ये हम बता चुके हैं आपको इससे पहले ही। तो आपको क्रोड कोर सब खत्म हो गया। अगले एक पॉइंट बस अलग करता है, वो है असंबद्धता, कि कौन किसको अलग करता है। कैसे पता चलेगा कि निफे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक आपको क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे कोर है, कोर के भी आंतरिक कोर, बाह्य कोर, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ये सभी का एक विभाजन है, सभी का एक विभाजन है। और हम आपको वो अब बताने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता। सर ये क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये ऊपरी परत है, यानी ऊपरी क्रस्ट बोल दीजिए इसको, और ये निचली क्रस्ट है। तो सर कोई एक ऐसा एरिया है जहां दोनों परत, निचली परत और ऊपरी परत दोनों की विशेषता समान रूप से पाई जाती है। असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक परत पर ऐसा स्थान जहां दो परतों में समान विशेषता पाई जाती है, यानी सेम नेचर पाया जाता है, लिख लीजिएगा। सेम नेचर कहने का क्या मतलब है कि सर इस जगह पे आपको हो सकता है कि ग्रेनाइट के भी चट्टान मिले, बेसाल्ट भी मिले। कहाँ सर? इस जगह पे हो सकता है कि आपको यहाँ भी सिलिकॉन मिले, यहाँ भी एल्युमिनियम मिले, यहाँ भी एल्युमिनियम मिले। तो ऐसा स्थान जहाँ पे आपको विशेषता सेम मिलती है, लेकिन इसके जस्ट बाद, यानी इस लाइन के जस्ट बाद ऊपर का परत और नीचे का परत अलग अलग, डिसकंटिन्यूटी, दोनों परतों में कोई समानता नहीं है। तो ऐसे दो परतों को अलग करने वाला जो एरिया या जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी और संबद्धता। तो ये सभी परतों में, यानी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर, ये सभी परतों में ये सभी का अपना अपना नाम है जो इन दोनों की विशेषता रखती है। लेकिन जस्ट फिर ऊपर या जस्ट फिर नीचे आप दोनों को अलग अलग पाएंगे, इन परतों में कुछ और तो इन परतों में कुछ और। जैसे कि अगर आप इस जगह पे खोदोगे तो ग्रेनाइट मिलेगा और इस जगह पे खोदोगे तो बेसाल्ट मिलेगा, जबकि यहाँ बीच में आपको दोनों मिल रहा था, ऊपर नीचे दोनों नहीं मिलेगा। तो ऐसा परत जहाँ विशेषता तो पाई जाती है समान, दोनों परतों को भाई बोल दिया कि हम बॉर्डर हैं और हम तुम दोनों का नेचर रखेंगे। अगर तुमको ऊपर जाना है तो ऊपर जाओ, नीचे जाना है तो नीचे जाओ। एज लाइक अगर कॉन्सेप्ट बताया जाए तो जैसे कि यहाँ पे एक घर बना दो और बोला जाए यहाँ हिंदू रह रहे हैं, यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं। सेम घर में दो फ्लैट है, फर्स्ट फ्लैट और सेकंड फ्लैट, लेकिन कहा कि इस घर के इस साइड केवल और केवल हिंदू रहेंगे, इस साइड केवल और केवल मुस्लिम रहेंगे। तो जहां दोनों रह रहे हैं उसको बोलते हैं असंबद्धता लाइन, यानी डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जब दोनों परत अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, नेचर वाइज अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसका नाम से। जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, अलग कौन किया? डिसकंटिन्यूटी। तो आपको बहुत सारे नाम हैं, कॉनरॉड है, महो संबद्धता है, गुटेनबर्ग है। इतना एग्जाम में डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन दो असंबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने दो असंबद्धता, यानी एक जो भूगोल शास्त्री थे, पहला महो और दूसरा गुटेनबर्ग, इन्होंने इन परतों की पहचान की थी। तो अब सबके अलग अलग नाम है। जैसे इसका नाम है कॉनरॉड ने ऊपरी पर क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग अलग किया था और बताया था कि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, दोनों अलग अलग कैसे हैं और इसकी विशेषता लाइन यहाँ है। लेकिन अगर पूरा क्रस्ट की बात की जाए, इस पूरे क्रस्ट की बात की जाए और इस पूरे मेंटल की बात की जाए, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है महो असंबद्धता, और मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो मेन ये दो को पूछता है। वैसे कॉनरॉड होता है और ऊपरी और निचली मेंटल को रैप्टी बोलते हैं, रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। आपको सभी के नाम बता दिए हैं हम, कॉनरॉड, महो, रैप्टी और गुटेनबर्ग। एक नीचे का है, सबसे नीचे का है लेहमन। क्या है सर? लेहमन। कहाँ गया लाल पेन यार? ये है लेहमन असंबद्धता। कौन सा सर?
निचली। आप चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत आसान है। आप एक लाइन मार के भी, कॉनरॉड, महो, रप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ये 5 है। लेकिन इंपॉर्टेंट में लाल वाला पूछता है, ये लेहमन तीनों की ऊपरी कोर और निचली कोर को कौन सा अलग करता है। तो चलिए ये तीनों तो हो गया। इसका दोस्तों आज हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक परत पूरी तरह से पढ़ा दिया है। इसमें आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम जरूर करवाएंगे। आप इसको ज़रूर पढ़ें और ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। और धन्यवाद दोस्तों।